हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। हमने हमारी पिछली वाली क्लास में देखा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अलग अलग तरह की रिएक्शंस देखी थी हमने, ठीक है। फिर उसका एक्सप्रेशन देखा था, फिर हमने देखा था कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास कि जो हमने रिएक्टेंट लिया है उसकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड है फिर हमारे पास कि कंसंट्रेशन क्या है उस रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है फिर हमारे पास कि टेम्परेचर क्या है सिस्टम का, जहाँ पे वो रिएक्शन हो रही है उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। फोर्थ है हमारे पास अगर जो उसके अंदर कैटालिस्ट प्रेजेंस है उसका क्या इफेक्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड लास्ट है हमारे पास कि जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। सबसे फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स मीन्स जो हमने रिएक्शन के अंदर जो ये रिएक्टेंट लिया है, जो हमारे पास इस एरो के जो ये लेफ्ट साइड में होता है वो होता है हमारे पास रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट का कैसा नेचर है, ठीक है। अगर ये सपोज करो ये एक्टिव है, बहुत ही एक्टिव है, तो ये आसानी से रिएक्ट कर लेगा, इजिली रिएक्ट करेगा। इजिली रिएक्ट करेगा तो जो हमारा रेट है, जो हमारी रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी, फास्ट होगी, ठीक है। अगर ये रिएक्टेंट हमारा लेस एक्टिव है तो ये रिएक्शन आसानी से नहीं करेगा, नॉट इजी टू रिएक्ट, इसका रिएक्ट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर ये आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा तो जो हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो हमारे पास स्लो रिएक्शन हो जाएगी। क्योंकि एक तो ऐसा है हमारे पास, जैसे हमने ले लिया कोई हमारे पास एक्टिव मेटल है, जब उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो आसानी से जो बिल्कुल एक्टिव मेटल्स होते हैं वो आसानी से जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उसको उतना ही आसानी से निकाल देंगे, इसलिए उसको निकाल देंगे बाहर। तो फिर वो हमारे पास क्या, हमारे पास कैसी फॉर्मेशन हो जाती है, एसिड की। एसिड वही होते हैं जो आसानी से H पॉजिटिव आयंस दे दे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये होता है, जितना ज्यादा एक्टिव होगा वो उतना ही आसानी से रिएक्ट करेगा। और जब आपस में जो रिएक्टेंट है वो आसानी से रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बनेगा। और अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो लेस एक्टिव है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो हमारे पास स्लो रिएक्शन देंगे, ठीक है। अब इसको चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास
जैसे फर्स्ट है हमारे पास इसका एग्जांपल, अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास ये होता है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम O2 के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन जाएगा हमारे पास NO2, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि फिर किसका करवाना था हमें? कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसकी करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CO2, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारे पास कितनी है? 2, 3 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? 2 तो N हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए। अगर मैं यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही इसके अंदर कर तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? बैलेंस इक्वेशन। अब जो हमारे पास ये वाली रिएक्शन होती है फर्स्ट वाली नाइट्रिक ऑक्साइड वाली, ये होती है हमारे पास फास्ट रिएक्शन और ये होती है हमारे पास स्लो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कंपैरेटिवली मोर एक्टिव होता है, इसे मोनोऑक्साइड से। ये क्या होता है हमारे पास? लेस एक्टिव। इसलिए जो हमारे पास जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये प्रोसेस के जो भी रिएक्शन होती है तो हमारे पास ये रिएक्शन ये बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। और ऐसे जो ये नाइट्रिक मोनोऑक्साइड वाली है, जब इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये रिएक्शन में बिल्कुल ही फास्ट होती है। तो आ गया फर्स्ट पॉइंट समझ में। अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो एक्टिव है तो रिएक्शन होगी हमारे पास फास्ट। अगर हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट है अगर वो स्लो है, अगर जो हमारे पास रिएक्टेंट है अगर वो एक्टिव नहीं है या फिर लेस एक्टिव है तो वो रिएक्शन होगी हमारे पास स्लो, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका, चलिए कोई एग्जाम्पल समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन का, ब्रोमीन का विथ हाइड्रोजन गैस के साथ इनका कॉम्बिनेशन। तो अब देखते हैं इनकी रिएक्शन। क्लोरीन, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ही ब्रोमीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब हमारे पास जो ये वाली रिएक्शन होती है ये होती है हमारे पास फास्ट रिएक्शन और ये होती है हमारे पास स्लो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये क्लोरीन है ये इसके ब्रोमीन के कंपैरेटिवली मोर एक्टिव है या फिर मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और ये इसके कंपैरिजन में क्या है? लेस एक्टिव है, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास फास्ट होती है और ब्रोमीन वाली हमारे पास स्लो रिएक्शन होती है। अब एक चीज और देखी होगी, ये रिएक्शन है ना ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जो नंबर ऑफ मोल्स भी हैं सेम ही है, इधर 1 था इधर भी 1 है, इधर 1 है तो इधर भी 1 है। तो इफेक्ट किसकी वजह से पड़ रहा है? सिर्फ इसकी वजह से पड़ रहा है ना, इन रिएक्टेंट की वजह से। तो इसलिए जो नेचर है रिएक्टेंट की वो हमारे पास इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट मोर एक्टिव है तो हमारे पास रिएक्शन होएगी फास्ट। अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो लेस एक्टिव है तो वो रिएक्शन होगी हमारे पास स्लो रिएक्शन, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फैक्टर, कौन सा था?
सेकेंड फैक्टर था हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने आपको पिछली वाली क्लास में एक चीज बताई थी कि जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास जो जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है वैसे वैसे हमारे पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करेगी या फिर इंक्रीज करेगी। लास्ट में मैंने कल ग्राफ भी बताया था, अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखो, ठीक है। तो जैसे जैसे रिएक्शन होती है वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग में जब कोई रिएक्शन नहीं हुई है, स्टार्टिंग में हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम। और हमने यहाँ से क्या निकाला था, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज कर दी है तो उसके साथ साथ हमारे पास जो रेट है रिएक्शन का, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका क्या होगा कि हमारे पास जो ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, जो ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, जो ये कंसंट्रेशन है हमारे पास रिएक्टेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। अब हमारे पास हमने एक ग्राफ भी देखा था लास्ट टाइम इसका, अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन की है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास जब हमारा पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की मैक्सिमम है तो उस टाइम पे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास रिएक्टेंट की, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में एक ग्राफ देखा था कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, और हमारे पास हमने कंसंट्रेशन यहाँ पे डिस्कस की रिएक्टेंट की। तो ये ग्राफ किस तरीके से बन रहा था, इस तरीके से। तो ये ग्राफ भी हमें क्या शो करता है कि जैसे जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डिक्रीज करती चली जाएगी। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है वहां से तो हमें पता ही है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज ही करेगी। ये वाला किया था ना हमने 100 5 मिनट के बाद ये 90 हो गई, 10 हो गई, हमारे पास 80 हो गई, 20। तो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज ही कर रही है, तो हमारे पास उसके साथ साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करेगा, हमारे पास डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसको हम दूसरे एक अच्छे तरीके से भी समझा सकते हैं, कोलिजन वाले से। इसको कोलिजन वाले को हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हो गया कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की किस तरीके से अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के, तो ये हमारे पास उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जो इफेक्ट हमारे पास कंसंट्रेशन, जो हमारे पास इफेक्ट होएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, वही इफेक्ट होएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। अब थर्ड वाला कौन सा था, थर्ड था हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टेम्परेचर का क्या। अब हमें पता है जनरल कि हमारा जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम
टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास जनरल में बात। अब हमारे पास ये नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराने के लिए काम आता है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है या फिर रिएक्शन को स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है, अगर वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे है तो क्या वो रिएक्ट करेंगे? नहीं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क या फिर इलेक्ट्रिक करंट दिया, ठीक है, वैसे ही ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके हमारे पास क्या दे देते हैं, वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो टेम्परेचर है ना तो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने, बल्कि हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जहाँ पे हम इस टेम्परेचर के हेल्प से रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं या फिर रिएक्शन को शुरू करते हैं। अब हमारे पास एक है ना अप्रोक्सीमेट रूल है टेम्परेचर से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट रूल। ये रूल हमें क्या कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो हमारे पास रेट होगा वो हमारे पास जैसे जैसे डबल, जो हमारे पास जितनी भी जनरली मोस्ट ऑफ जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उनके अंदर जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल और ट्रिपल हो जाएगा, जैसे जैसे जब हम हर बार 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर का राइज करते हैं, फिर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से जब बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास पहले वाले रेट ऑफ रिएक्शन के डबल या फिर ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसको हम जो सिंबल है इसका वो होता है ये थीटा, और नीचे 10 लिख देते हैं। 10 क्यों? क्योंकि हमने इसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर राइज किया है। अब इसकी एक और डेफिनेशन है कि ये रेशियो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस का जब हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर राइज आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जब हमने उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस का राइज कर दिया। ठीक है, और नीचे आ जाएगा उसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जब हमारे पास टेम्परेचर क्या है 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये है 10 डिग्री के जब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दिया और डिवाइड बाय में किया जब हमारे पास क्या है नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट का। ठीक है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ क्या आएगा हमारे पास, इसकी रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन of two temperatures differ by 10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी टेम्परेचर कोफिशिएंट्स की। अब हमारे पास जैसे इसका कुछ एग्जांपल दिखते हैं।
टेम्परेचर कोफिशिएंट की। मैंने ये बोला है ना कि ये डबल हो जाती है या फिर ट्रिपल हो जाता है जब हम 10 डिग्री सेल्सियस का राइज करते हैं। जब हम स्पोनिफिकेशन करवाते हैं इथाइल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास जो अब एक इथाइल एसीटेट CH3CO2H5 ये केमिकल फॉर्मूला हो गया इसका, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी स्पोनिफिकेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास CH3 एसिटिक एसिड और साथ में हमारे पास ऐसे नहीं बनेगा, Na आएगा। तो साथ में आएगा हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, हमारे पास जब ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है हमारे पास 1.75 कुछ। जब हम इसका एक्सपेरिमेंट भी सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है वो आता है 1.75। ये किसके नियर लिक्विड हो गई हमारे पास, 2 के इक्वल लिख सकते हैं हम। जिस्मल के बाद ये अगर ये पॉइंट हमारे पास 5 से ज़्यादा है तो इसको हम इंक्रीज करके इसके एक इंक्रीज कर देते हैं ना हम पावर, और यहाँ पर हमारे पास क्या जाता है बनने के बाद तो ठीक है। अब हमारे पास एक तो ये एक्सप्लेनेशन थी कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। फिर उसके अंदर हमने देखा टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हमारे पास हम एक और चीज बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारे पास जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो भी इंक्रीज करेंगे, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। अब इस जो ये एक्सप्लेनेशन थी ये हमारी थी कोलिजन थ्योरी के बेस पे। ठीक है, कोलिजन थ्योरी का मैंने एक जगह और बताई थी ना, जब हमने इफेक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इफेक्ट पड़ा था रेट ऑफ रिएक्शन से, इससे लास्ट वाला ही पॉइंट था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कोलिजन थ्योरी का कैसे इफेक्ट होता है, कैसे एक्सप्लेन किया इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट। अब हम अगर टेम्परेचर का इफेक्ट कोलिजन की टर्म में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, फिर जो हमारा रेट है रिएक्शन का वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास जैसे कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होती है, एनी केमिकल रिएक्शन अकर्स जब कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होगी जब हमारे पास जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजन करें एक दूसरे के साथ। कोलिजन मीन्स रिएक्ट करें। ठीक है, जब वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे तभी हमारे पास कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब हमारे पास जरूरी नहीं है कि जितने भी कोलिजन्स हैं वो हमारे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सिर्फ जो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, वो ही हमारी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इन इफेक्टिव कोलिजन्स के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट में एनर्जी होती है। ठीक है,
लेकिन जो हमारे पास, ये तो वो हो गए जो हमारे पास रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब जरूरी थोड़ा ना कि सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो जो कोलिजन देंगे वो हमारे पास इफेक्टिव होगा, कुछ ऐसे भी होंगे ना जो हमारे पास इनइफेक्टिव होंगे, जिनके पास इनइफेक्टिव कोलिजन्स हो। ठीक है, और इन कोलिजन्स के पास ये मिनिमम एनर्जी नहीं होती। ठीक है, और इफेक्टिव कोलिजन्स के पास जो ये मिनिमम एनर्जी होती है वो, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास एक नई टर्म आई है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये देखते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारे पास एक मिनिमम एनर्जी होती है जो हमारे पास जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास होती है, और जिनके पास ये एनर्जी नहीं होगी वो हमारे पास कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होंगे और वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, और सिर्फ ये हमारे पास इनके पास होती है जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन्स देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये तो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात। अब हमारे पास अगर हमें इसको समझना है तो अगर हम ग्राफ की हेल्प से समझें, मैंने इस साइड ले लिया, यहाँ पे ले ली फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे अलोंग ले ली मैंने एनर्जी। ठीक है, जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व आता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक ई पॉइंट है, और जो ये ई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास उस मिनिमम एनर्जी को या फिर उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब इससे आगे वाले यहाँ पे जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे कोलिजन्स क्या होंगे हमारे पास, इफेक्टिव होंगे। ठीक है, जो इस पॉइंट से आगे वाले जितने भी कोलिजन्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सारे इफेक्टिव कोलिजन्स। अब जो ये है हमारे पास, जो ये सबसे हाईएस्ट में होती है, जो ये वाली एनर्जी होती है इसको बोलते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ये तो हो गया तब हमने जब सिर्फ एक टेम्परेचर के ऊपर लिया है। ठीक है, ये किसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है, अब हमने एक और चीज पढ़ी थी टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली, उसको भी देखते हैं इस ग्राफ की हेल्प से कि क्या वो हमारे पास सच में, जब हम जैसे जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल होता चला जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। भाई हमने ग्राफ प्लॉट किया किसके, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या थी, एनर्जी। अब हमने जब दो टेम्परेचर मान लिए T1, ठीक है, और एक मान लिया हमने T2। ये कब है, जब हमने T1 का अंदर 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब हमने जब T1 के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट किया तो वो कुछ आया हमारे पास इस तरीके का। ठीक है, और जब हमने T2 के कोरस्पॉन्डिंग किया तो वो ग्राफ आया हमारे पास कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि जो हमारे पास ये वाली है कि ये वो क्या हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, या फिर वो मिनिमम एनर्जी। अब ये देखो, ये तो था हमारे पास कब, जब हमारे पास टेम्परेचर T1 है, और ये है जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस से उस टेम्परेचर को राइज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो ये आ रही है, इसको P मान लिया, इसको F मान लिया, जो ये वाला एरिया है हमारे पास,
AEFD वाला ये डबल है ना, जो ये वाला एरिया है हमारे पास, वो जो ये वाला एरिया है उसके डबल है ना, ABCD, ये इसका डबल है ना ये एरिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज किया, वैसे वैसे हमारे पास जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो इंक्रीज कर गए, डबल हो गए, तो ऐसे ही हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन वो भी डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास कोलिजन थ्योरी के बेस पे टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है। अब इसी के अंदर एक टॉपिक और रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी वाला, और जो रिमेनिंग 3 फैक्टर्स और रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।